सर प्लीज़ कंटिन्यू। सेशन लाइव हो चुका है तो सर, आप जी जी। ऐसा ये जो प्रेजेंट करना होता है उसकी शीट कहाँ पे है जिस पे नाम लिखना होता है हमने? सर ये हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 2 वीक्स रह गई हैं तो हमने अच्छा। शीट नहीं बनाई। ठीक है, तो उसी हवाले से अपना जो टॉपिक चल रहे हैं वो चल रहे हैं ट्री के, ग्राफ्स के और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। ठीक है। तो आप अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो स्लैक में इन्फॉर्म कर दें, बाकी आपको गाइडलाइन बता दी जाएगी, शेयर बाकी ठीक है। इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर, अंजिला प्लीज़। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, रोटिंग ऑरेंजेस। ये क्वेश्चन हमारा ग्राफ के रिलेटेड है, तो हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर हम स्टेटमेंट को देखें, यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन ग्रिड वेयर ईच सेल कैन हैव वन ऑफ थ्री वैल्यूज। हमारे पास 2D ग्रिड होगी इनपुट में, 2D ग्रिड जिसमें तीन वैल्यूज हैं, तीन कंडीशन है जो हम फॉलो करेंगे। एक कंडीशन ये है कि जीरो, अगर किसी भी ग्रिड में किसी भी सेल के अंदर अगर जीरो आ जाता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेल को। अगर वन आ जाता है तो वो प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा फ्रेश ऑरेंज को। और अगर टू आ जाता है किसी सेल में तो वो रिप्रेजेंट करेगा रोटन ऑरेंज को। अच्छा, एवरी मिनट एनी फ्रेश ऑरेंज दैट इज फोर डायरेक्शनली एडजेसेंट टू अ रोटन ऑरेंज बिकम्स रोटन। Return the minimum number of minutes that must elapse until no cell has a fresh orange। अच्छा, हमारे पास 2D ग्रिड है। अगर हम एग्जांपल को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगी। हमारे पास 2D ग्रिड है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना सेपरेट करना चाहता हूँ। हमारे पास 2D ग्रिड है। अच्छा, 2D ग्रिड हर सेल प्रेजेंट कर रहा है एक बॉक्स में, और एक बॉक्स में ऑरेंज पड़ा हुआ है। हर बॉक्स में एक मीन, ये हमारे पास ग्रिड है। ग्रिड ये प्रेजेंट कर रहा है हर सेल को। मीन एक सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। और यहाँ पे मुख्तलिफ सेल में कुछ ऑरेंज पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज है, और यहाँ पे ऑरेंज है। अच्छा, इस तरह से कुछ ऑरेंज पड़े हुए हैं। वो कहता है, स्टेटमेंट में है कि अगर हमारे पास कोई एक ऑरेंज या फिर एक सेल का ऑरेंज कोई रोटन है, मीन गला सड़ा हुआ है, अगर गला हुआ है। लेट्स सपोज कि ये हमारा जो ऑरेंज है, इस सेल में जो ऑरेंज पड़ा हुआ है ये गला हुआ है, रोटेन है। अच्छा, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ये रोटेन है। वो कहता है ये जो रोटेन ऑरेंज है, इससे दूसरे सेल में अगर कोई रोटेन ऑरेंज होगा, मीन दूसरे सेल या तो इस सेल में या फिर इस सेल में या फिर किसी भी एडजेसेंट सेल में कोई और ऑरेंज होगा और वो फ्रेश होगा, वो जो फ्रेश ऑरेंज होगा वो रोटेन बनने में 1 मिनट लगेगा। मीन अगर ये ऑरेंज रोटेन है तो इससे ये ऑरेंज रोटेन होने में 1 मिनट लगेगा। अच्छा, इस तरह से ये सेल अगर रोटेन हो गया 1 मिनट के बाद, ये सेल रोटेन हो गया, इस सेल से इस सेल तक, मीन इससे आगे वाला कोई अगर एडजेसेंट सेल में ऑरेंज पड़ा हुआ है, या तो इस सेल में पड़ा होना चाहिए या तो इस सेल में या तो इस सेल में, मीन फोर एडजेसेंट सेल में, मीन फोर डायरेक्शन में अगर कोई ऑरेंज पड़ा हुआ है वो फ्रेश है, तो वो फ्रेश ऑरेंज 1 मिनट लेगा रोटेन होने में। अच्छा, अगर वो रोटन मीन अगर रोटन हो जाता है तो वो उससे नेक्स्ट मूव करेगा, और इस तरह से फिर वो नेक्स्ट मूव करेगा। अच्छा, 1 मिनट, मुझे एक कॉल आ रही है तो मैं थोड़ी सी पिक करके 1 मिनट मुझे दे। तो आप स्टेटमेंट खुद से भी रीड कर सकते हैं, बाकी मैं एक लिंक आपको इस प्रॉब्लम का शेयर कर देता हूँ चैट में। आप अपनी तरफ से भी इसको ओपन कर लें। यस सर। ओके, तो स्टेटमेंट अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, बाकी हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि सर ने बताया है कि हमारे पास ग्रिड है। ग्रिड क्या होती है? ये कॉलम्स और रोज को मिला के बनी होती हैं मुख्तलिफ सेल्स से। ठीक है, इसमें गिवन क्या है, हमारे पास दिया हुआ है एम जो कि रो है और एन हमारे पास कॉलम है। बाकी
आप जैसे सर बता रहे हैं हमारे पास थ्री वैल्यूज हैं, अब थ्री वैल्यूज ये हैं 0 1 2। ठीक है, 1 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास एम्प्टी सेल को, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके अंदर फ्रेश ऑरेंज भरा हुआ है। जैसे सर ने बताया कि एक एम्प्टी सेल है, एक रोटन ऑरेंज भरा हुआ है। तो थर्ड हमारे पास वैल्यू बता रही है जो कि 2 है, वो हमें बता रही है कि हमारे पास रोटन ऑरेंज पड़े हुए हैं जो कि खराब माल्टे हैं, ठीक है, ऑरेंज हैं। अब पहले सेल में जैसे सर ने बताया कि हमारे पास एक ग्रिड है, ग्रिड में पहली रो है, और पहली रो में क्या है, पहला ही हमारे हमारा फल जो है ऑरेंज वो खराब है, और दूसरा ऑरेंज वो भी खराब है, और तीसरा एम्प्टी है। तो स्टेटमेंट में आगे है एवरी टाइम, जो ऊपर टाइम बताए हुए हैं, एनी फ्रेश ऑरेंज डेट इज फोर डायरेक्शनल एडजेसेंट। फोर डायरेक्शनल मतलब ऊपर से भी, नीचे से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी, अप डाउन लेफ्ट और राइट, ये डायरेक्शंस हैं हमारी फोर्स। और एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स के उसके पास पास हैं जो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मेरे पास एक सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर वाला एक डायरेक्शन डायरेक्शन है, नीचे वाली दूसरी डायरेक्शन है, ये तीसरी है, और ये फोर्थ है। ये क्या है, मेरी एडजेसेंट डायरेक्शंस हैं, ठीक है। टू और रोटन ऑरेंज बिकम्स रोटन, अगर तो ये वाला फल खराब है और इसके ऊपर वाला फल भी खराब हो जाएगा, इसके लेफ्ट साइड वाला भी खराब हो जाएगा, डाउन साइड वाला भी, और राइट साइड वाला भी, जो अगर ये फल है। लेकिन अगर डायगोनल पड़ा हो ऐसे, वो बच जाएंगे, ठीक है। जैसे ये बताया हुआ है एडजेसेंट सेल विल बी रोटन बिकम्स रोटन। और लास्ट लाइन है कि रिटर्न करना है हमने मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स, कम अज कम मिनट्स हमने रिटर्न करने हैं, मस्ट लैप्स अंटिल नो सेल हैज़ अ फ्रेश ऑरेंज, कि किसी भी सेल में कोई भी फ्रेश ऑरेंज ना हो और हमारे पास मिनिमम मिनट्स आए। इफ दिस इज इम्पॉसिबल, अगर ये नामुमकिन है, देन रिटर्न हमारे पास नेगेटिव आए। अब रिटर्न अगर कुछ भी नहीं होगा, अगर हमारा रिटर्न कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है, एम्प्टी नहीं, -1। और इसको मैं एग्जाम्पल आगे सर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। बाकी आपको अगर किसी स्टेटमेंट की लाइन वर्ड की समझ नहीं आई तो काइंडली पूछे, तो उसके हम डिस्कस करते हैं। बाकी सर इंशाल्लाह अच्छे से समझाएंगे, और एग्जाम्पल में डायग्राम है वो ज़्यादा क्लियरिटी कर देगी हमें। जी थैंक यू सर। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। नो अच्छा, प्रॉब्लम सर। सर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास कोई एक रोटन ऑरेंज पड़ा हुआ है तो वो अपने एडजेसेंट सेल में अगर कोई और ऑरेंज है और वो फ्रेश है तो वो उसको रोट करने में 1 मिनट लेगा। लेकिन वो शर्त ये है कि अगर वो एडजेसेंट सेल में हो। मीन सर ने जैसे बताया कि अगर एक सेल में अगर कोई ऑरेंज पड़ा हुआ है वो रोटन है, तो वो फोर डायरेक्शन में अपने देखेगा, या तो इस तरफ देखेगा, इस तरफ देखेगा, या फिर लेफ्ट में देखेगा, या फिर बॉटम में देखेगा। कि अगर एडजेसेंट सेल में मीन इससे अगले नेक्स्ट मीन फर्स्ट नेक्स्ट सेल में अगर कोई ऑरेंज पड़ा हुआ है तो वो उसको रोट कर देगा। वो रोट करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अगर चारों तरफ कोई ऑरेंज पड़ा हुआ है, मीन यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, वो चारों को रोट करने में 1 मिनट लगेगा, ठीक है। वो चारों को रोट करने में 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मीन सेल आ जाता है जो एम्प्टी है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा था कि एक सेल यहाँ पर था जिसमें रोटन ऑरेंज पड़ा हुआ था, और उसने दूसरे सेल के ऑरेंज को रोट करने में 1 मिनट लिया। अब वो नेक्स्ट चेक करेगा क्या नेक्स्ट कोई किसी सेल में कोई ऑरेंज पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। अगर हम देखें तो ना ही बॉटम में कोई ऑरेंज है, ना ही कोई राइट साइड में ऑरेंज है। तो आप तो वैसे भी बॉर्डर है, तो और लेफ्ट साइड में भी कोई फ्रेश ऑरेंज नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पर वो रोट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी सेल है। और एम्प्टी सेल के बाद वाले जो भी रोटन ऑरेंज होगा उसको वो रोट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे दरमियान में एम्प्टी सेल आ गया। तो एम्प्टी सेल की वजह से वो दूसरे वाले ऑरेंज को वो रोट नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये हमारे पास एग्जांपल थी, ये हमारे पास मैंने थोड़ा सा डिस्कस करने की ट्राई किया। और नेक्स्ट हम एग्जांपल में देखेंगे तो वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है उन्होंने। तो हम एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में और
ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट केस। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास ग्रेड गिवन है, ये वाली, ये हमारे पास ग्रेड है। और इस ग्रेड में डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई है। इसमें वैल्यूज में 1 होगा, 0 होगा या 2 होगा। 0 1 2 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास ये जो इनपुट है, अगर हम देखें तो हमारे पास ये इनपुट है। या फिर हम एग्जांपल में ये जो विजुलाइज करके उन्होंने दिखाया हुआ है, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर 0 मिनट में अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर हम 0 मिनट वाला जो ग्रिड है, इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला जो ऑरेंज है ये हमारे पास रोटन है। और बाकी सारे जितने भी हमारे पास ऑरेंज पड़े हुए हैं वो फ्रेश पड़े हुए हैं। कोई भी इनमें से कोई भी रोटन नहीं है। तो हमने क्या करना है, इस रोटन ऑरेंज से मूव कराना है दूसरे ऑरेंज की तरफ। अगर सारे रोटन हो जाते हैं ऑरेंज लास्ट में, मीन इस ऑरेंज से हम मूव करते हैं और इन सब सब ऑरेंज को रोट करने की ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास सब ऑरेंज रोट हो जाते हैं, रोटन हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जितने भी ऑरेंज थे वो रोटन हो चुके हैं। तो हमने जस्ट ऑपरेशन को रिटर्न करना है, जस्ट मिनट को रिटर्न करना है कि हमने कितने मिनट के बाद सारे ऑरेंज को रोट कर दिया है। अच्छा, हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाला ऑरेंज रोट था, बाकी सारे फ्रेश थे। हमने मिनट 1 के बाद हमने देखा इससे जितने भी एडजेसेंट सेल में ऑरेंज थे वो सारे रोट हो गए। अगर हम देखें तो एडजेसेंट ये वाला सेल बनता है और ये वाला सेल बनता है। आफ्टर 1 मिनट हमने देखा कि ये हमारे पास ये वाला ऑरेंज भी रोट हो गया और ये वाला रोट ऑरेंज भी रोट हो गया 1 मिनट के बाद। 1 मिनट के बाद हमारे पास ये वाला ऑरेंज भी रोट हो गया और हमारे पास ये वाला ऑरेंज भी रोट हो गया। अब अगर हम देखें तो 1 मिनट के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इसके मीन फर्स्ट ऑरेंज के नेक्स्ट जितने भी एडजेसेंट सेल्स हैं उनके अंदर जो भी ऑरेंज थे वो रोट हो चुके हैं। अगर हम देखें तो ये भी रोट हो चुका है और ये भी रोट हो चुका है। अच्छा, सेकंड मिनट के बाद 1 मिनट के बाद तो 2 ऑरेंज रोट हो गए। अब इसके आगे हम चेक करते हैं। इसके आगे अब अगर देखें तो इससे नेक्स्ट वाला ऑरेंज जो होगा वो भी रोट हो जाएगा, चाहे वो यहाँ पर होगा चाहे वो यहाँ पर होगा। अगर इस ऑरेंज के नेक्स्ट भी अगर कोई ऑरेंज होता तो वो भी रोट हो जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ऑरेंज कोई भी ऑरेंज नहीं है, सेल एम्प्टी है। और इससे नेक्स्ट वाला ये जो राइट साइड पर जो ऑरेंज है ये रोट हो गया। अगर हम 1 मिनट और 1 मिनट देखें, मीन 2 मिनट के बाद देखें, तो हमारे पास ये वाला ऑरेंज भी रोट हो चुका है और ये वाला ऑरेंज भी रोट हो चुका है, ये 2 मिनट के बाद। अब अगर हम देखें तो इससे आगे हम कौन से ऑरेंज को रोट कर सकते हैं। अगर हम ये 2 मिनट हमारे पास हो चुके हैं, तो हम थर्ड मिनट में देखें तो इससे आगे जो भी हमारे पास ऑरेंज होंगे वो रोट हो जाएंगे। अब अगर हम इसके आगे देखें तो हमारे पास एक ऑरेंज है, एडजेसेंट सेल में एक ऑरेंज हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास रोट हो जाएगा। अब अगर हम इसके राइट साइड पर देखते हैं तो ये हमारे पास सेल एम्प्टी है। और अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो ये वैसे भी रोट हो चुका है, पहले से ही ऑलरेडी रोटन है। अगर हम अपर में देखें, टॉप पर देखें, तो ये हमारे पास वैसे ही मीन ऑलरेडी रोटन है। तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, इसको भी चेक नहीं करेंगे। इससे आगे जो फ्रेश ऑरेंज होगा उसको हम रोट कर देंगे। जब हम इसको रोट करेंगे तो ये हमारे पास रोट हो जाएगा। थर्ड मिनट में हमारे पास क्या हुआ, ये थर्ड मिनट में हमने एक और ऑरेंज को रोट कर दिया, ये वाले ऑरेंज को रोट कर दिया है। अब हम फोर्थ मिनट में देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इससे आगे जो एडजेसेंट सेल में ऑरेंज है तो वो ये पड़ा हुआ, ये वाला ऑरेंज एडजेसेंट सेल में प्रेजेंट है। तो इसको ये रोट कर देगा। इसको जब ये रोट करेगा तो ये भी रोट हो जाएगा। मीन आफ्टर स्पेंडिंग 4 टाइम, मीन आफ्टर स्पेंडिंग 4 मिनट, 4 मिनट के अगर हम बाद में देखें तो हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑरेंज थे सब हमारे पास रोट हो चुके हैं। कोई भी ऑरेंज हमारे पास नहीं रह गया जो फ्रेश हो। जब हमारे पास सारे ऑरेंज रोट हो चुके हैं तो हमने जस्ट रिटर्न कर देना है। जितने भी टाइम हमें लगा, जितना भी मिनट हमें लगे, उतने मिनट को हमने रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 मिनट लगे तो हमने 4 को रिटर्न कर दिया, कि मीन हमें 4 मिनट लगे सबको रोट करने में। अगर हमारे पास ऐसा केस होता कि हमारे पास कोई ऐसा एक ऑरेंज भी अगर फ्रेश रह जाता, मीन कोई एक ऑरेंज हमारे पास बच जाता, मीन यहाँ पर हमारे अगर हमारे पास यहाँ पर सेल होता और यहाँ पर जो ऑरेंज बचता वो फ्रेश होता, मीन हमारे पास एक फ्रेश ऑरेंज बच गया जो रोट नहीं हो सका, तो हमने यहाँ पर सिंपल हमने -1 को रिटर्न कर देना है। अगर कोई एक ऑरेंज भी फ्रेश रह गया तो हमने -1 को रिटर्न कर देना है। ये चीज आपको क्लियर हुई।
यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। ओके। अगर ये चीज क्लियर है तो हम थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन भी वही चीज है जो मैंने अभी डिस्कस की है आपको। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में अगर देखें, ये हमारे पास इनपुट है। तो सॉरी, ऊपर वाली एग्जांपल थी, ये वाली एग्जांपल। अच्छा, इन्होंने 4 जस्ट रिटर्न किया होगा। हम नेक्स्ट केस में देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 में अगर आप देखें, तो हमारे पास एक ग्रिड गिवन है, ये वैल्यूज है। और इसका ग्रिड अगर हम ड्रा करें तो हमें टाइम लग जाएगा। वैसे सेम ही कंसेप्ट है जो हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में था। चाहे ग्रिड ड्रा करें भी सही, अगर मैं ग्रिड ड्रा कर दूं तो हम देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, अगर हम फर्स्ट रो में देखें तो हमारे पास जो ऑरेंज है वो ये है, 2 1 1, 2 1 1। इसका मतलब क्या था? 2 1 1 का मतलब कोई बता सकता है? ऊपर स्टेटमेंट में जो गिवन था तो वो क्या था? टू किस चीज को प्रेजेंट करता है? सर इसमें पहला जो ऑरेंज है ये खराब है, अगले दो ऑरेंज सही है। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। हमारे पास 2 प्रेजेंट करता है रोटन ऑरेंज को। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑरेंज है वो रोटन है। ये हमारे पास रोटन है। मैं इसको टिक कर देता हूँ, जो रोटन है उसको मैं टिक कर देता हूँ। और बाकी जो 1 1 वाले सेल है वो हमारे पास फ्रेश ऑरेंज है। ये भी फ्रेश ऑरेंज है, और मेरे पास ये भी फ्रेश ऑरेंज है। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो 0 प्रेजेंट करता है एम्प्टी सेल को, और 1 प्रेजेंट करता है फ्रेश ऑरेंज को। और ये भी फ्रेश ऑरेंज है, ये भी फ्रेश ऑरेंज है। अगर हम लास्ट वाला सेल को देखें, लास्ट वाले रो को देखें, तो ये हमारे पास ये फ्रेश ऑरेंज है, और ये हमारे पास एम्प्टी है, और ये हमारे पास फ्रेश ऑरेंज है। अब ये कैसे स्टार्ट होगा? अब इस एग्जांपल को कोई एक्सप्लेन कर सकता है, इस वाले ग्रेड को? एनीवन? यस सर। जी। सर इसमें हमारे पास एक, ये सबसे पहले अपने एडजेसेंट देखेगा, 1 मिनट बाद उनको भी रूटीन कर देगा। जैसे इसके एडजेसेंट में ये वाला है, तो ये भी 1 मिनट के बाद रूटीन हो जाएगा। और इसके नीचे कोई और ऑरेंज नहीं है तो कुछ नहीं होगा। 1 मिनट बाद हमारे पास सिर्फ ये वाला जो है ना वो खराब होगा। ठीक है। अब उसके नेक्स्ट मिनट में क्या होगा कि इसके एडजेसेंट जो जो है, लाइक एक इसके राइट वाला, एक ये वाला जो खराब, और एक जो इसके नीचे वाला है, और ये वाला खराब। ठीक है। और इसके लेफ्ट वाला तो वो पहले ही खराब था। ठीक है। अब हमारे पास कितने मिनट हो गए हैं? 2 मिनट हो गए। ठीक है, अभी तक से सही सही बता रहा हूँ ना? जी जी बिल्कुल, आप ठीक बता रहे हैं। अच्छा। अब हमारे पास ये वाला भी खराब हो गया था, इसके पे मैं क्रॉस कर, और ये वाला भी। ठीक है। अब ये, अब नेक्स्ट में हमारे पास इस पे जाएंगे सर, अब इस पे भी जाएंगे ना, अब नेक्स्ट में इस पे जाएंगे, ये हम जी ठीक जी वाले पे जाएंगे। अब नेक्स्ट आइटरेशन में हम इस ऑरेंज की एडजेसेंट चेक करेंगे, या हम चेक करेंगे जो ठीक है ऑरेंज उसके एडजेसेंट। नहीं नहीं सही, ठीक है। सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट चेक करेंगे। एक इसके ये नीचे वाला है, और एक इसके लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला पहले ही खराब था, उससे अब कुछ नहीं होगा। अब जो इसके नीचे वाला है वो भी खराब हो गया 1 मिनट के बाद। अब हमारे पास कितने मिनट हो जाएंगे? 3 मिनट हो जाएंगे। ठीक है। अब हम आएंगे इसके बाद अ, ये वाली रो के अंदर। सर अब हम इस रो के अंदर आएंगे ना? पहली रो वाली हो गई सर। जी, हम दोनों को एक साथ ही चेक करेंगे। मीन अच्छा, जो एक भी साथ हमारे ही पास लेते खराब होगा ना, जो भी हमारे पास हैं। रोटन हाँ। ऑरेंज होगा, उसे आगे हाँ हम जी। चेक करेंगे कि आगे रोटन हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब हमने ये वाला लास्ट पे चेक किया है। ठीक है, अब इससे आगे चेक करेंगे कि इसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला है, और एक ये वाला है। तो ये वाला जो है ये भी खराब हो जाएगा, और ये वाला पहले ही खराब था हमारे पास। अब हमारे पास कितने मिनट है? 4 मिनट बाद ये खराब है। अब जो है, अब हम इससे आगे जो है ना वो कोई और इसको एडजेसेंट ऐसा नहीं बन रहा कि जिसे हम इस वाले को भी, ये वाला भी रोटन हो जाए। ठीक है। तो फिर हम रिटर्न कर देंगे माइनस, क्योंकि अब हमारे पास सारे जो है ना पूरे
ग्रिड के अंदर जितने भी ऑरेंज थे वो सारे खराब नहीं हैं, एक जो है वो ठीक है, इसलिए फिर हम -1 रिटर्न करें। ठीक है, तो ये इतनी मुझे समझ आई। जी एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बहुत ही समझ आ गई होगी सबको मेरे ख्याल में। अच्छा, अगर आपको एग्जांपल समझ आ गई है, स्टेटमेंट की समझ आ गई है, तो हम इसकी अप्रोच को डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो क्लियर इसमें कर किसी दो, को अ, जी क्लियर कर दो इसे। जी जी क्लियर करते हैं, मैं भी क्लियर कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, वरना हम अप्रोच को डिस्कस करते हैं कि ये हम अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, कौन सी लगा सकते हैं। क्लियर है सर। ओके, तो हम इसके अप्रोच को देखते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के प्रॉब्लम को हम कोई बता सकता है कि हम एक दो ऐसी टेक्निक है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं, कॉमन कॉमन यूज करते हैं कि मीन इसको ये लाजमी हो सकती है यूज। कोई ऐसी दो टेक्निक बता सकते हैं कोई? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट फर्स्ट सर्च। जी जी बिल्कुल बीएफएस एग्जैक्टली। टेबल्स। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, हम यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, डीएफएस को भी हम अप्लाई कर सकते हैं और बीएफएस को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम इन दोनों में से हम ये देखते हैं कि कौन सी एफिशिएंट है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक हमारे पास एफिशिएंट है। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं डीएफएस की। अगर मैं डीएफएस की बात करूं तो हम डीएफएस को, कोई बता सकता है डीएफएस कैसे वर्क करती है, कि मीन उसकी क्या कंडीशन होती है और वो कैसे वर्क करती है? सर वो डेप्थ में जाके अपनी सर्चिंग करेगी और फिर रिटर्न करेगी। जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर मैं डीएफएस की बात करूं तो डीएफएस, इसकी एक कंडीशन तो ये है कि ये डेप्थ तक जाती है। और डेप्थ तक कैसे जाती है? डेप्थ तक इस तरह से जाती है कि वो वन डायरेक्शन में जाती है। कि मीन किसी भी पॉइंट पर अगर हम खड़े हुए हैं, मीन लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो वो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर ट्रेवर्सल स्टार्ट करें डीएफएस के थ्रू, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। मीन अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी और पीक तक जाएगी। मीन जब तक हम डेप्थ तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये ट्रेवर्स करेगी। अगर हम डेप्थ तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो हमें जो वैल्यू रिसीव होगी या फिर जो हमें आंसर रिसीव होगा, वो यहाँ से वो रिटर्न कर देगा कि मीन मैंने डेप्थ तक सर्च किया और डेप्थ डेप्थ पर मुझे ये वैल्यू मिली। ठीक है, इसके बाद वो फिर नेक्स्ट चेक करेगी कि मीन किसी और डायरेक्शन में जाएगी। लेट्स सपोज कि वो बॉटम की तरफ जाती है, तो वो बॉटम के पीक तक जाएगी और पीक तक ही ट्रेवर्स करेगी, या फिर जो भी वो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं डीएफएस में, जो भी हर स्टेटमेंट के मुताबिक ही हम करते हैं। तो हम अगर बॉटम तक जाते हैं तो वो बॉटम तक जाएगी और एक ही डायरेक्शन में जाएगी। मीन इस तरह से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, मीन एक ही डायरेक्शन में ही वो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। और इस तरह से वो ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अगर मैं इसी एग्जांपल को देखूं, मीन जो मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है इसको देखूं, और यहाँ पर मैं अगर डीएफएस को देखूं कि मीन डीएफएस यहाँ पर कैसे अप्लाई होगी, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, ये मेरे पास फर्स्ट और रोटेन है। तो आफ्टर 1 मिनट इसके आगे जो भी एडजेसेंट सेल में ऑरेंज पड़ा हुआ है वन डायरेक्शन में, ये नीचे को नहीं देखेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में देखेगा। अगर मैं लेफ्ट राइट की तरफ देख रहा हूँ तो वो राइट को ही देखेगा। राइट सेल में अगर फ्रेश ऑरेंज होगा तो उसको रोट कर देगा। लेट्स सपोज कि इसको रोट कर दिया उसने। अच्छा, ये 1 मिनट स्पेंड करने के बाद ही ये रोट करेगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि 1 मिनट के बाद ही एडजेसेंट सेल में ऑरेंज को रोट कर सकता है। तो 1 मिनट के बाद इस ऑरेंज को उसने रोट कर दिया। अच्छा, आफ्टर स्पेंडिंग अनदर 1 मिनट इट रोट अनदर ऑरेंज। अच्छा, 1 मिनट के बाद तो इसने इसको रोट किया था, और 1 मिनट गुजरने के बाद इस ऑरेंज ने फिर इसको रोट कर दिया, इसको रोट किया 1 मिनट के बाद। मीन हमने यहाँ पर +1 और ऐड कर दिया कि मीन हमें 2 मिनट लगे इस ऑरेंज तक पहुंचने के लिए, या फिर इस ऑरेंज को रोट करने के लिए। अच्छा, इससे आगे अगर हम मूव करें तो आगे हमारे पास बॉर्डर है, हमारे पास कोई ऑरेंज नहीं है, कोई सेल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे कि मीन हमें 2 मिनट लगे कि हमने यहाँ तक ऑरेंज को रोट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम इससे आगे चेक करते हैं, फर्स्ट वाले से नीचे की तरफ जाते हैं। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो फ्लो बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है कि मीन हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, मीन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं,
एक ही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो इससे आगे वो इस ऑरेंज को रोट करेगा आफ्टर स्पेंडिंग 1 मिनट। तो हमारे पास 2 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 मिनट और ऐड करें तो हमारे पास 3 मिनट हो जाएंगे। और इससे आगे अगर हम एक और मिनट और ऐड करें तो हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मिनट हो जाएंगे। मीन +1 हम यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। तो हम लास्ट पर अगर हम पहुंचे, तो हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारे पास एक और मिनट लगेगा। तो हम एक और मिनट हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें डीएफएस के थ्रू अगर हम देखें तो हमें 5 से 6 मिनट लगे। 5 to 6 मिनट हमें लगे। 5 to 6 मिनट स्पेंड करने के बाद हमने सारे ऑरेंज को रोट कर दिया। अच्छा, कोई बता सकते हैं क्या ये टेक्निक कोई वैलिड है कि मीन हम इसको यूज कर सकते हैं? क्या ये इफिशिएंट है कि मीन हम वन डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं? लेकिन हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमें कोई एक ऑरेंज रोटन है, एक ऑरेंज हमारे पास रोटन है, तो वो अपनी चारों डायरेक्शन में चेक करेगा, चारों डायरेक्शन में चेक करेगा कि अगर चारों डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में भी अगर उसे फ्रेश ऑरेंज मिल जाता है तो उसको रोट कर देगा। लेकिन वहां पे सिर्फ 1 मिनट ही स्पेंड होगा। अगर हम यहाँ पर देखें डीएफएस में अगर हम देखें तो अगर वो राइट की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर भी 1 मिनट ले रहा है। अगर वो लेफ्ट बॉटम की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक और 1 मिनट ले रहा है इसको रोट करने में। क्या ये टेक्निक वैलिड है डीएफएस स्टेटमेंट के लिए? नो सर। नहीं, वैलिड नहीं है। अच्छा, तो हम चेक करते हैं कोई और टेक्निक ढूंढते हैं या फिर कोई और अप्रोच को देखते हैं कि मीन कोई और अप्रोच यूज करें, और उस अप्रोच को यूज करते हुए हम एक वैलिड सॉल्यूशन तक पहुंचे और एक एफिशिएंट सॉल्यूशन हो हमारे पास। तो हम देखते हैं एक और हमारे पास एक टेक्निक थी बीएफएस। बीएफएस, कोई बीएफएस को बता सकता है कि बीएफएस क्या होती है इन सिंपल वर्ड? सर सेम लेवल पे ट्रिवर्सल कर। जी जी, दोबारा बताएं सर। मैं क्या सेम लेवल के ऊपर ट्रैवर्स करता है। पहले फर्स्ट लेवल पे है तो सबको उन्हें ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद सेकंड लेवल पे आएगा। जी, ये लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करती है। अगर हम किसी भी लेवल पर है, लेट्स सपोज कि हम, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूँ, इसी एग्जांपल में अगर मैं फर्स्ट ऑरेंज पर हूँ और वो मेरे पास रोटन है, तो यहाँ पर देखिएगा कि इस ऑरेंज से हम कितने ऑरेंज को हम रोट कर सकते हैं। कि मीन अगर हम देखें तो हम फर्स्ट लेवल पर हम कितने ऑरेंज को मूव कर सकते, कितने ऑरेंज को हम रोट रोट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इस ऑरेंज को भी हम रोट कर सकते हैं फर्स्ट लेवल पर, और इसी ऑरेंज के थ्रू हम इस ऑरेंज को भी हम रोट कर सकते हैं। मीन हम फर्स्ट लेवल पर 1 मिनट स्पेंड करने के बाद हमने दो ऑरेंज को रोट कर दिया। दो ऑरेंज को हमने रोट कर दिया। मीन ये हमारे पास एक लेवल हो गया कि मीन एक लेवल पर हमने दो ऑरेंज को रोट किया, एक हमने लेफ्ट राइट वाले ऑरेंज को रोट किया और एक हमने बॉटम वाले ऑरेंज को रोट किया। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। जब हम नेक्स्ट चेक करते हैं तो हमारे पास एक ये भी ऑरेंज रोटन है, इससे आगे भी हमारे पास फ्रेश ऑरेंज पड़े हुए हैं, और इससे बॉटम की तरफ भी फ्रेश ऑरेंज पड़े हुए हैं। तो एक लेवल ये हो गया कि हम इसी ऑरेंज के थ्रू हमने इस ऑरेंज को भी रोट कर दिया है और इस ऑरेंज को भी रोट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट लगा इस लेवल पर। 1 मिनट हमारे पास फर्स्ट लेवल पर लगा था, 1 मिनट हमें सेकंड लेवल पर लगा था। अच्छा, सेकंड लेवल पर ही हमारे पास एक और भी ऑरेंज ऑरेंज पड़ा हुआ है। फर्स्ट लेवल में हमारे पास एक ऑरेंज रोटन था, लेकिन अगर हम सेकंड ऑरेंज पर देखिए, सेकंड लेवल पर देखिए, तो हमारे पास दो ऑरेंज रोटन है। एक ये वाला रोटन था और एक ये वाला रोटन था। हम इन दोनों रोटन ऑरेंज से देखेंगे कि हम नेक्स्ट ऑरेंज कौन से ऑरेंज को हम रोट कर सकते हैं। इस ऑरेंज से तो हमने चेक कर लिया, और सेम लेवल पर ही हम इस ऑरेंज से भी देखेंगे कि हम इस ऑरेंज से हम कितने ऑरेंज को रोट कर सकते हैं। अगर हम इस ऑरेंज की बात करें तो हम इस ऑरेंज को रोट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी रोटन है। तो बॉटम पर अगर देखिए तो यहाँ पर एम्प्टी सेल है, ऊपर देखिए तो हमारे पास वैसे ही रोटन है। अगर हम लेफ्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर मिल गया है कि हमारे पास इससे आगे कोई भी ऑरेंज मौजूद नहीं है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, ये हमारे पास सेकंड लेवल ट्रेवर्स हो गया। अब अगर हम देखें थर्ड लेवल थर्ड लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ऑरेंज रोटन है वो ये रोटन है, ये भी रोटन है और ये भी रोटन है। इससे आगे हमने चेक करना है। अगर हम देखें इससे आगे कोई ऑरेंज है, इससे आगे कोई ऑरेंज नहीं है, और इससे बॉटम पर भी कोई ऑरेंज नहीं है। इस ऑरेंज के थ्रू हम कोई ऑरेंज रोट नहीं कर सकते।
अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऑरेंज कौन सा हमारे पास रोटन था। ये वाला सेल हमारे पास रोटन था। तो हम इससे आगे चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑरेंज को हम रोट कर सकते हैं। इससे अगर हम राइट पर देखते हैं तो हमारे पास ऑरेंज नहीं है, कोई ऑरेंज नहीं है क्योंकि सेल एम्प्टी है हमारे पास। अगर हम बॉटम पर देखते हैं तो बॉटम पर हमें एक ऑरेंज मिल जाता है जो कि हमारे पास फ्रेश है। और इस लेवल पर हम इस ऑरेंज के थ्रू इस ऑरेंज को हम रोट कर लेते हैं। मीन थर्ड मिनट में, सेकंड 2 मिनट तो हमारे पास पहले से हो गए थे, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, थर्ड मिनट की बात कर रहे हैं। थर्ड मिनट में हमने इस ऑरेंज को रोट कर दिया। अब हमारे पास थर्ड लेवल में ही हमारे पास एक और भी ऑरेंज बचता है, ये वाला ऑरेंज। क्या हम इस ऑरेंज के थ्रू कोई ऑरेंज रोट कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके बॉटम पर हमारे पास एम्प्टी ऑरेंज है, एम्प्टी सेल है। और इससे अगर हम राइट की तरफ देखते हैं तो हमारे पास एक रोटेड ऑरेंज है ऑलरेडी। तो अगर हम लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर है, इससे आगे हमारे पास कोई ऑरेंज मौजूद नहीं है। तो थर्ड लेवल में हमने एक ऑरेंज को रोट किया। अब हम बात करते हैं फोर्थ लेवल की। फोर्थ लेवल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑरेंज बचता है। और सिर्फ एक ही ऑरेंज को ही हम फोर्थ लेवल में हम यहाँ पर रोट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास 1 मिनट और स्पेंड होगा। और यहाँ पर अगर हम टोटल मिनट की बात करें तो हमारे पास हो जाएंगे 4 मिनट। 4 मिनट में हमने सारे ऑरेंज को ही ट्रेवर्स कर लिया है और सारे ऑरेंज को हमने रोड कर लिया है। और इस तरह से हमारी जो BFS सर्च होगी वो इस तरह से हमारी वर्क करेगी। और इसकी समझ आई है सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यस तो वो सर। पूछ सकता है। यस सर, समझ आ तो समझ आ गया? यस सर। अच्छा। जी। तो हम ये चेक करते हैं कि हम इस BFS को हम कोड में अप्लाई कैसे करते हैं। तो कोई बता सकता है कि हम BFS को कोड में कैसे अप्लाई करते हैं? सिर्फ एक पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो BFS में हम अक्सर यूज करते हैं, या फिर अमूमन, या फिर एक ही पॉइंट है इम्पोर्टेंट है जो हम यूज करते हैं BFS सर्च में। तो कोई बता सकते हैं वो पॉइंट कौन सा है? एक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो वो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होगा? ग्राफ। नहीं, ग्राफ का तो हम मीन सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं ना। तो BFS सर्च में कौन सा एक डाटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, वो कौन सा होगा? एक हमारे पास होता है क्यू। हम BFS सर्च में हम क्यू का यूज करते हैं। अच्छा, हम क्यू का यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्यू के अंदर हम, अगर मैं इसी एग्जांपल को ही लेके चलता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट को ही लेके चलता हूँ, कि हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो इनपुट है, कि इनपुट में कोई रोटन ऑरेंज है या नहीं है। अगर कोई रोटन ऑरेंज होगा तो उस रोटन ऑरेंज को हम क्या करेंगे, उस क्यू में डाल देंगे, उस क्यू में डाल देंगे। अच्छा, रोटन ऑरेंज तो हमने क्यू में डाल दिया। सेकंड स्टेप हमारे पास ये होगा कि इस क्यू में हमने रोटन ऑरेंज डाला है, उसी ऑरेंज को हम पॉप करेंगे, उसी ऑरेंज को हम निकालेंगे और उसी ऑरेंज से हम चेक करेंगे क्या इस ऑरेंज से हम कितने ऑरेंज को रोट कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट हम कितने ऑरेंज को उसी ऑरेंज से हम रोट कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज कि मैं अगर यहाँ पर क्लीन कर लूँ थोड़ा सा और इसी एग्जांपल में ही बताऊं आपको, तो ये हमारे पास एक ग्रिड है। तो इस ग्रिड में हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमारे पास था फर्स्ट ऑरेंज, हमारे पास रोटन था। और इस रोटन ऑरेंज को हमने क्या कहाँ डाल दिया? क्यू में डाल दिया। अब इससे आगे हमने चेक करना है क्या इस रोटन ऑरेंज के साथ हम कितने ऑरेंज को रोट कर सकते हैं। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं कि इस ऑरेंज से आगे क्या हम इसको रोट कर सकते हैं, इसको रोट कर सकते हैं, या फिर हम लेफ्ट लेफ्ट को और अपर को चेक करते हैं। मीन चारों डायरेक्शन में हम मूव करके चेक करते हैं क्या इन चारों डायरेक्शन में आगे जो सेल है, आगे सेल में कोई ऐसा ऑरेंज है जो फ्रेश हो, या फिर कोई भी ऑरेंज पड़ा हुआ हो जिसको हमने रोट करना है। तो हम चेक करते हैं, अगर हमें कोई ऑरेंज मिल जाता है तो हम उसको रोट कर देते हैं, जैसे हमें ये दो ऑरेंज मिले थे, एक हमारा राइट साइड पर ऑरेंज था और एक हमारा बॉटम साइड पर ऑरेंज था। तो हम इन दोनों ऑरेंज को हमने रोट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस क्यूब में हम जो हमारे पास जो प्रीवियस हमने रोट किए थे ऑरेंज को,
प्रीवियस की बात करें तो हमने एक ये ऑरेंज को रोट किया और एक इस ऑरेंज को रोट किया है। अब इन दो ऑरेंज को हम उठाएंगे और इन दो ऑरेंज को हम डाल देंगे क्यू के अंदर। क्यू के अंदर इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने इस ऑरेंज के आगे ही हमने चेक करना है कि इस ऑरेंज की हेल्प से हम कितने ऑरेंज को रोट कर सकते हैं। तो हम इन दो ऑरेंज को क्यू में डाल दिया और इस क्यू में से जो हमने रोटन ऑरेंज हमने डाले थे, इसको हम निकाल कर फिर हम आगे चेक करते हैं कि इससे आगे हम कितने ऑरेंज को हम रोट कर सकते हैं। और इस तरह से हम इस बात को हम फॉलो करते हैं और इस अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन हो कोई कि हम क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर क्यू को हम कैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्लियर है सर। तो हम इसके कोड की तरफ चलते हैं, कोड से आपको और क्लियर हो जाएगा जो भी कंफ्यूजन होगी। हम इसी चीज को ही अप्लाई करने वाले हैं, क्यू को अप्लाई करेंगे। और एक चीज, एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बोल रहा था, वो ये कि हमने क्यू का यूज तो कर लिया, ठीक है, हमने क्यू को यूज कर लिया बीएफएस में। लेकिन अगर हो सकता है कि हमारे पास क्यू क्यू में तो हम डाल रहे हैं, रोटन ऑरेंज को डाल रहे हैं और उस रोटन ऑरेंज से हम चेक कर रहे हैं कि कितने ऑरेंज को हम रोट कर सकते हैं और कब तक करते जाएंगे। और ये क्यू तब तक यूज होगा जब तक ये हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। एम्प्टी कब होगा? जब हमारे पास सारे ऑरेंज हमारे पास रोटन हो जाएंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास लास्ट स्टेप में हमारे पास सारे जितने भी ऑरेंज थे वो सारे रोटन हो चुके हैं। जब हमारे पास सारे ऑरेंज रोटन हो जाएंगे तो हमारे पास क्यू एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि क्यू को हम पॉप कर रहे हैं, हर स्टेप में हम पॉप करते रहेंगे। जो भी हमारे पास रोटन ऑरेंज होगा उसको हम पॉप करते रहेंगे। तो पॉप करते करते पॉप भी करेंगे और ऐड भी करते जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था जो भी हम उस ऑरेंज से हम रोट करते हैं किसी और ऑरेंज को, तो जो दूसरे ऑरेंज होते हैं जिनको हम प्रीवियस रोट करते हैं तो उनको हम क्यू में डाल देते हैं। तो जब हम क्यू में डालते हैं तो उन क्यू से हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट हम कितने ऑरेंज को रोट कर सकते हैं, और इस तरह से हम ये ऑपरेशन करते हैं। और तब तक करते हैं जब तक हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। क्यू क्यू कब एम्प्टी हो जाएगा? क्यू तब एम्प्टी होगा जब हमारे पास सारे ऑरेंज हमारे पास रोटन हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ तक तो हमने ऑरेंज को रोट कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता कि इससे आगे कोई ऑरेंज पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। कि लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे कोई और ग्रेड होता, कोई और हमारे पास रो होती, और इस रो में हमारे पास कहीं भी हमारे पास कोई ऑरेंज पड़ा होता। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज पड़ा होता है। क्या हम इस ऑरेंज को यूज करते हुए इस ऑरेंज को रोट कर सकते हैं? कोई बता सकता है? क्या हम इस ऑरेंज को यूज करते हुए, यहाँ पर भी एम्प्टी सेल है और यहाँ पर भी एम्प्टी सेल है, तो क्या हम इस ऑरेंज से इस ऑरेंज को रोट कर सकते हैं? नो सर। एब्सोल्युटली नॉट सर, क्योंकि हम एडजेसेंट देखेंगे ना उनके। जी, जी बिल्कुल, हम हाँ जी। एडजेसेंट ही देखेंगे। तो यहाँ तक राइट। अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो हमारे पास क्यू एम्प्टी हो गया। तो यहाँ पर तो क्यू एम्प्टी हो गया, क्या हम यहाँ पर आंसर आंसर हमारा वैलिड है कि हम सारे ऑरेंज को रोट कर लिया है हमने? नहीं, क्योंकि हमारे पास नो। एक ऑरेंज तो बचता है, एक ऑरेंज तो बचता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस ऑरेंज, ये जितने भी हमारे पास ऑरेंज होंगे इस ग्रिड के अंदर, उन सब ऑरेंज का जो नंबर होगा, जितने भी हमारे पास फ्रेश ऑरेंज होंगे, मीन फ्रेश ऑरेंज अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, मीन टोटल हमारे पास सात ऑरेंज है। सात ऑरेंज है और एक हमारे पास ऑलरेडी रोटेन है जो उन्होंने इनपुट में दिया हुआ है। तो हम इन सारे के सारे ऑरेंज को हम एक किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और स्टोर करने के बाद जो भी हमारे पास रोटन ऑरेंज आएगा उसको हम मैनेज कर देंगे इस ऑरेंज में से। मैनेज होते ठीक। होते अगर हमारे पास लास्ट पर अगर हमारे पास ऑरेंज जीरो बच जाते हैं, कि मीन कोई फ्रेश ऑरेंज नहीं बचता, तो हम हमारा यहाँ तक वैलिड है आंसर। अगर हमारे पास कोई ऑरेंज बच जाता है, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑरेंज बच गया था, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो वैलिड नहीं है, हमने -1 को रिटर्न करना है। ये स्टेप भी हम साथ साथ परफॉर्म करेंगे। तो हम कोड की तरफ चलते हैं और इन्हीं चीज़ों को ही हम डिस्कस कर रहे होंगे कोड में, कि मेन क्यू लगाएंगे और फिर हम एक और चीज़ लगाएंगे जो हमारे पास ऑरेंज को जो हम एक्सेस करेंगे या फिर ऑरेंज को हम स्टोर करते जाएंगे। तो हम कोड करते हैं।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्यू को डिफाइन करते हैं। क्यू हम्म। को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये हमने क्यू को डिफाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमें दो चीजें चाहिए। एक तो हमने टाइम को एक्सेस करना है कि हमें कितना टाइम लगा किसी दूसरे ऑरेंज को रोड करने में। एक तो हमें टाइम चाहिए, तो टाइम का हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं और जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, हमने जो बात की थी लास्ट में कि हम ऑरेंज को भी एक्सेस करेंगे कि हमारे पास कितने ऑरेंज पड़े हुए हैं इस ग्रिड में, और कितने हमारे पास रोट हो चुके हैं और कितने हमारे पास रिमेनिंग है। तो इसको एक्सेस करने के लिए एक और हम वेरिएबल बनाएंगे। लेट्स सपोज कि हम फ्रेश नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं कि हमें हमारे पास जो अभी फ्रेश फ्रेश जो ऑरेंज है वो जीरो है। तो हम नेक्स्ट जाके फ्रेश को अपडेट करते रहेंगे कि मीन हमारे पास टोटल फ्रेश ऑरेंज कितने हैं। तो इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे कि कितने हमारे पास फ्रेश ऑरेंज है। तो हमने ये कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक तो हमने क्यू को अपडेट करना है कि हमने क्यू में कोई ना कोई वैल्यू तो रखनी है। जो हमारे पास रोटन ऑरेंज होंगे, रोटन ऑरेंज को सबसे पहले इनिशियलाइज में मीन जो हमारे पास इनपुट थी उसमें कोई ना कोई रोटन ऑरेंज मौजूद होगा। जो रोटन ऑरेंज मौजूद होगा उसको हमने क्यू में रखना है। तो हमने ये एक्सेस करना है कि कौन सा हमारे पास ऑरेंज रोटन है। तो इसके लिए हम एक लूप लगाएंगे। लूप 2D लूप, टू लूप लगाएंगे, मीन नेस्टेड लूप लगाएंगे। क्योंकि हमारे पास ग्रिड है यहाँ पर, 2D लिस्ट है। तो 2D लिस्ट को हम जब एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर हम नेस्टेड लूप के यूज करते हैं। हम यहाँ पर करते हैं फॉर आर इन रेंज, आर इन रेंज हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रिड नाम का एक ग्रिड है। तो हम लेंथ ग्रिड करते हैं। और ये जो लेंथ ग्रिड होगा ये हमारे पास करेगा रो को एक्सेस। मीन जो रो में जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे या फिर जितने भी हमारे पास इंडेक्स होंगे, ये जो हमारे पास लेंथ ग्रिड मैंने यूज किया है ये हमारे पास रो को प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में फॉर सी इन रेंज, सी इन रेंज लेंथ ग्रिड जीरो। ये जो हमारे पास होगा ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। कॉलम के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्रिड के कॉलम के ग्रिड के किसी भी सेल के अंदर कोई भी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें ग्रिड के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले स्टेटमेंट में बात की थी कि टू हमारा किस चीज को प्रेजेंट करता है, रोटन ऑरेंज को प्रेजेंट करता है, वन हमारा फ्रेश ऑरेंज को प्रेजेंट करता है और जीरो हमारा एम्प्टी सेल को प्रेजेंट करता है। अगर हमारा किसी सेल में अगर हमारे किसी भी सेल में वन अगर प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास फ्रेश ऑरेंज प्रेजेंट है। तो हमने फ्रेश को अपडेट करना है क्योंकि हमने फ्रेश को एक्सेस करना है कि कितने हमारे पास फ्रेश प्रेजेंट है इस ग्रिड में। तो हमने इसके लिए हमने चेक करना है ग्रिड और सी इज इक्वल टू किसी भी अगर हमारे सेल में वन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है हमारे पास फ्रेश ऑरेंज प्रेजेंट है। तो हमने फ्रेश को अपडेट कर देना है कि हमारे पास एक फ्रेश ऑरेंज प्रेजेंट है। और इसके बाद हमने क्या करना है, अगर हमारे पास इफ ग्रिड आर सी किसी भी सेल के अंदर अगर हमारे पास टू प्रेजेंट है, तो टू का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है कि टू का मतलब क्या होगा अगर किसी सेल में टू प्रेजेंट है तो रोटन ऑरेंज। क्या होगा। सर रोटन है ऑरेंज। जी, तो हमने सबसे पहले क्या करना था, क्यू में हमने रोटन ऑरेंज को रोटन। स्टोर करना। जी 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 बिल्कुल, हमने क्यू में रोटन ऑरेंज को अपेंड करना था या स्टोर करना था। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा किसी भी सेल में टू प्रेजेंट है तो हमने क्यू में उन इंडेक्स को स्टोर कर लेना है, उनके इंडेक्स को स्टोर कर लेना है। तो इनका इंडेक्स क्या होगा, आर और सी होगा। तो हमने आर और सी को हमने यहाँ पर स्टोर कर लेना है क्यू के अंदर। अच्छा, हमने ये काम तो कर लिया, हमें फ्रेश ऑरेंज का भी पता चल गया इस स्टेप के अंदर कि हमारे पास फ्रेश ऑरेंज कितने हैं। यहाँ पर हमने फ्रेश ऑरेंज को अपडेट करते रहना है हर हर इटरेशन में, क्योंकि हमने फॉर नेस्टेड फॉर लूप लगाई है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें मिलेंगी। एक चीज तो ये मिलेगी कि हमारे पास जितने भी रोटन ऑरेंज होंगे उनको हमने क्यू में स्टोर कर लेना है। और दूसरी चीज हमने ये करनी है, ग्रिड के अंदर जितने भी हमारे पास फ्रेश ऑरेंज होंगे उनका नंबर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास फ्रेश ऑरेंज कितने प्रेजेंट है इस ग्रिड के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो हमने रोटन ऑरेंज तो हमें मिल गया, क्यू में हमें स्टोर कर लिया रोटन ऑरेंज को। और उस रोटन ऑरेंज से आगे हम कितने ऑरेंज को हम रोट कर सकते हैं, इनके हमने डायरेक्शन को स्टोर करना है।
हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि हम हमारे पास कितनी डायरेक्शन है और कौन कौन सी डायरेक्शन है कि जिन जिन पर हम मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्शन को हम स्टोर कर लेते हैं कि हम डायरेक्शन में कौन कौन सी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। तो एक हमारे पास है 0 1, 0 और 1। 0 1 का मतलब ये है कि अगर हम 0 इंडेक्स पर है तो हम 0 से आगे 1 इंडेक्स तक मूव कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 0 हमारा रो को प्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो रो को प्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड हमारे पास है वो हमारा कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा 0 इंडेक्स पर हम ठहरे हुए हैं तो 0 से आगे हम 1 इंडेक्स तक मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम अगर 0 इंडेक्स तक हैं तो इससे आगे हम इस ऑरेंज तक मूव कर सकते हैं, इस ऑरेंज तक मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। और नेक्स्ट हम स्टोर करेंगे 0 से हम -1 तक मूव कर सकते हैं। कि मीन कोई ऐसा ग्रेड है कि हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, लेट्स सपोज कि हम दरमियान में ठहरे हुए हैं इस ऑरेंज पर, दरमियान वाले ऑरेंज पर। तो इससे हम कौन कौन सी डायरेक्शन तक मूव कर सकते हैं? एक तो हम अपर तक मूव कर सकते हैं, टॉप तक मूव कर सकते हैं, लेफ्ट तक मूव कर सकते हैं, राइट तक मूव कर सकते हैं और बॉटम तक मूव कर सकते हैं। तो इसका इंडेक्स हम स्टोर कर रहे हैं कि हम कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो मैं जस्ट उनका इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ कि अपर, बॉटम, राइट और लेफ्ट का इंडेक्स कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है 1 0 हो सकता है, और हमारे पास हो सकता है -1 0। तो ये हमारे पास इंडेक्स हो सकते हैं कि इन इंडेक्स तक हम मूव कर सकते हैं 2D ग्रेड में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमने BFS सर्च लगानी है। BFS सर्च हमने कैसे लगानी है? कि जब तक हमारे पास क्यू प्रेजेंट है और हमारे पास फ्रेश ऑरेंज प्रेजेंट है तब तक हमने एक वाइल लूप लगानी है। तब तक हमने उस वाइल लूप को ट्रेवर्स करना है जब तक हमारे पास क्यू प्रेजेंट है और हमारे पास जो फ्रेश ऑरेंज है वो ग्रेटर देन 0 है। मीन कोई ना कोई फ्रेश ऑरेंज पड़ा हुआ है। तब तक हमने ये वाइल लूप लगानी है और इसमें हमने BFS सर्च करना है। अच्छा, BFS सर्च हमने कैसे करना है? जब तक हमारे पास, हमने लेंथ को स्टोर करना है, क्यू के लेंथ को, क्योंकि जब तक हमारे पास क्यू का लेंथ प्रेजेंट होगा तब तक हमने चेक करते रहना है। मीन हो सकता है हमारे पास क्यू के लेंथ में, जैसे हमने किया था फर्स्ट स्टेप में, हमने 2 ऑरेंज को रोट किया था और दोनों रोटन ऑरेंज को हमने क्यू में ऐड किया था। तो हमें तो नहीं पता कि क्यू की लेंथ क्या है। क्यू की लेंथ हमें हमें बताएगी कि कितने रोटन ऑरेंज हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर क्यू की लेंथ को स्टोर कर लेंगे, लेंथ का एक वेरिएबल बनाते हैं और उस पर स्टोर कर लेते हैं क्यू की लेंथ को। क्यू की लेंथ को हम स्टोर कर लेते हैं और यहाँ पर हम लूप लगाते हैं जब तक हमारे पास क्यू की लेंथ है हमारे पास, तब तक हमने इटरेट करना है। क्योंकि अगर हमारे पास 2 ऑरेंज रोटन है और इन 2 रोटन ऑरेंज से हमने आगे चेक करना है कि कितने ऑरेंज इन 2 रोटन ऑरेंज से हमने रोट करने हैं, तो ये बताएगा। तो हमने क्या करना है? फॉर आई इन रेंज, जब तक हम क्यू की लेंथ में है, हम यहाँ पर एन लिख देते हैं। एन एन हमें बताएगा कि क्यू की लेंथ क्या है। अच्छा, हमने एक लूप लगाई और लूप में हमने क्या किया कि जब तक हमारे पास एन है, एन हमें क्या बताता है? क्यू की लेंथ को बताता है। जब तक क्यू की लेंथ हमारे पास प्रेजेंट है तब तक हमने ये लूप चलानी है। और इस लूप में हमने क्या करना है? इस लूप में हमने करना है कि जो क्यू में जो रोटन ऑरेंज प्रेजेंट है उनको हमने पॉप कराना है, और पॉप करके हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। और इन्हीं वेरिएबल को हमने आगे यूज करना है कि हमने इससे आगे कौन कौन से ऑरेंज को हम रोट कर सकते हैं, वो इन वेरिएबल को यूज करेंगे। इन वेरिएबल को यूज करेंगे और इन वेरिएबल में क्या स्टोर करते हैं? क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। हमारे पास जो भी हमारे पास रोटन ऑरेंज है उनको हमने पॉप करते रहना है। अच्छा, इससे आगे हमने क्या करना है? इससे आगे हमने ये करना है कि इन जो हमने पॉप तो कर लिया, क्यू में जो रोटन ऑरेंज डाले थे उनको हमने पॉप करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब जो हमने इन वेरिएबल में जो रोटन ऑरेंज को स्टोर किया हुआ है, इससे आगे हमने चेक करना है कि कौन कौन से ऑरेंज हमारे पास रोटन हो सकते हैं। तो हमने आगे डायरेक्शन में चेक करना है कि अगर हमारे पास ये वाला ऑरेंज, जैसे हमने इस स्टेप में अगर हम देखें, जैसे हमारे पास ये वाला ऑरेंज रोटन है, तो इससे आगे हम कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं
और कौन कौन से डायरेक्शन में मूव करते हुए हम ऑरेंज को रोट कर सकते हैं। तो हम इस लूप में हम ये करते हैं, तो हम क्या करते हैं, DRDC, हम डायरेक्शन को मूव करा रहे हैं, डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, उन डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं जो हमने डायरेक्शन को स्टोर किया हुआ है। ये डायरेक्शन को हमने स्टोर किया हुआ है, अब हमने इसी डायरेक्शन पर ही मूव कराना है अपने एलिमेंट को, जो हमारा एलिमेंट रोटन है या फिर जो ऑरेंज हमारा रोटन है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जब तक ये हमारा डायरेक्शन में है, डायरेक्शंस, तब तक हमने मूव कराना है। यहाँ पर हमने एक्स लगा दिया। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डायरेक्शन को स्टोर कर लेना है कि हमारे पास रो की डायरेक्शन क्या होगी, कि मीन रो में हम कैसे मूव करेंगे। मीन अगर हम इस रो में हैं तो रो के आगे हम रो में कैसे मूव करेंगे, अगर हम कॉलम में हैं तो कॉलम में आगे हम कैसे मूव करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, रो और कॉलम को हम स्टोर कर लेते हैं इस डायरेक्शन। तो हम रो को कैसे स्टोर करेंगे, सॉरी, कॉलम, रो को हम स्टोर करेंगे R+DR करके। जो भी हमारे पास डायरेक्शन है, DR वाली जो डायरेक्शन है, मीन रो वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, हमने जो डायरेक्शन स्टोर की हुई है, हमारे पास दो एलिमेंट है, एक 0 है एक 1 है। तो हमारे पास जो रो वाली डायरेक्शन होगी वो 0 वाली होगी, कि मीन 0 इंडेक्स हमारा स्टोर करे, शो करेगा रो को, और जो 1 वाला जो इंडेक्स होगा वो शो करेगा हमारा कॉलम को। तो अगर हम R+DR करते हैं, मीन R में हमारा क्या पड़ा हुआ है, जो हमने रोटन एलिमेंट को हमने क्या किया था, रोटन एलिमेंट को हमने पॉप किया था, क्यू में से हमने पॉप किया था। क्यू में हमने सबसे पहले रोटन एलिमेंट को डाला था, और उस रोटन एलिमेंट को हमने आर और सी में हमने स्टोर किया था। आर और सी में क्या स्टोर किया था, आर में हमने रो की वैल्यू स्टोर की थी, और सी में हमने कॉलम की वैल्यू स्टोर की थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो में हम कर देंगे R+DR, जिसका मतलब ये है कि रो हमारे जो शो करेगा कि रो में हम मूव कर रहे हैं। रो में हम कैसे मूव कर रहे हैं, अगर हम इस एलिमेंट से है, इस एलिमेंट पर मौजूद है, तो इससे आगे हम कहाँ पर मूव कर सकते हैं, ऊपर मूव कर सकते हैं या नीचे मूव कर सकते हैं, या फिर हम लेफ्ट मूव कर सकते हैं या फिर हम राइट मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, C+DC कर देते हैं। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे जो हमारी बाउंड्री को बताएगी कि मीन हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा ऑरेंज है वो ऑलरेडी रोटन तो नहीं है, या फिर एम्प्टी सेल तो नहीं है, या फिर हमारा बाउंड्री तो नहीं है। तो हम इस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, एक नहीं, हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारा रो इन रेंज लेंथ ग्रिड, अगर जो हमारे रो है, मीन जिस ऑरेंज पर हम ठहरे हुए हैं, वो जो हमारा ऑरेंज है अगर हमारी ग्रिड की लेंथ में ही हमारा आ जाता है, एग्जिस्ट करता है, तो और हम कंडीशन लगाएंगे एंड कॉलम इन रेंज लेंथ ग्रिड 0। जो हमारे पास कॉलम है, क्या वो कॉलम ग्रिड में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर ग्रिड रो कॉलम इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 का मतलब ये है कि हमारे पास जो फ्रेश ऑरेंज होगा उसको ही हमने रोट करना है ना। तो जब हमने फ्रेश ऑरेंज को रोट करना है तो हमें उसको भी चेक करना है। हमने यहाँ पर तीन कंडीशन चेक की, एक हमने कंडीशन चेक की कि क्या हमारा जो रो है, रो में हमने ये स्टोर किया हुआ है, हमने डायरेक्शन को स्टोर किया हुआ है, क्या हमारी रो वाली डायरेक्शन हमारी ग्रिड की लेंथ में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फिर हमने चेक किया कॉलम वाली जो हमारा कॉलम है, कॉलम वाला जो हमारा सेल है, वो हमारा ग्रिड में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और तीसरी चीज हमने ये चेक की कि हमारा जो ऑरेंज है